इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्रंटल लोब यानी अग्रपाली की संरचना के बारे में। आप जानते हैं हमारा मस्तिष्क 4 मुख्य पालियों में या लोब्स में बांटा गया है, जो कि काफी हद तक इनके फंक्शंस के आधार पर भी है पर स्ट्रक्चर के आधार पर भी है। इसमें जो मस्तिष्क का आगे वाला हिस्सा है जिसे हम फ्रंटल लोब या अग्रपाली कहते हैं, इसकी संरचना या स्ट्रक्चर के बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे। फ्रंटल लोब मस्तिष्क में जो सेंट्रल सल्कस है उसके आगे के हिस्से को बोलते हैं। सेंट्रल सल्कस हम अगले डायग्राम में देखेंगे, लेकिन यहाँ भी इस डायग्राम में आप देख पा रहे हैं जो हिस्सा रेड कलर में पूरा दिखाया गया है, ये हमारा फ्रंटल लोब दर्शाता है। और ब्रेन के बीच में जिस पॉइंट से या जो दरार जैसी चीज बनी हुई है उस हिस्से के आगे के हिस्से को हम फ्रंटल लोब कह रहे हैं, और वही दरार या गैप जो है, जो गहराई वहां पर है, उसी को सेंट्रल सल्कस कहते हैं। हमारा ब्रेन आप देखते हैं कि स्मूथ नहीं है, उसमें कई गहरे गड्ढे हैं, कुछ बहुत गहरे हैं, कुछ कम गहरे हैं और कई उभार भी हैं। इनका अलग अलग नाम दिया हुआ है। जो गहरे गड्ढे हैं उन्हें फिशर्स कहते हैं, जो काफी गहरे हैं, जैसे वो गैप या गहराई जो हमारे ब्रेन को 2 अलग हेमिस्फीयर्स में या गोलार्धों में बांटता है, जो काफी गहरा है। आप देख सकते हैं बीचों बीच जो गया हुआ है। ऐसे गहराइयों को हम फिशर्स कहते हैं। लेकिन जो बाकी पूरे सरफेस पे आपको छोटे मोटे गड्ढे और गहराइयां दिख रही हैं, इन्हें सिंगुलर में अगर बोले हम तो एक वचन में इसे सल्कस कहते हैं, और प्लूरल बोले, बहुवचन बोले तो ये हो जाता है सल्साई, SULCI, सल्साई। इसी तरह से अगर जो उभार है उनकी हम बात करें तो सिंगुलर बोलेंगे, एक वचन अगर बोलेंगे तो उनका नाम होता है जाइरस। और यह अगर जो प्लूरल में हम बात करें या बहुवचन में इनकी बात करें तो इन्हें हम कहते हैं जायराई, GYRI, जायराई। तो हमारा पूरा ब्रेन का सरफेस जो है, सतह जो है, वो सल्साई और जायराई से भरी हुई है। इसी में जो सेंट्रल सल्कस है उसके आगे का हिस्सा हम फ्रंटल लोब मानते हैं। फ्रंटल लोब नियोकॉर्टेक्स का वो हिस्सा है जो कि लगभग 30 से 35% कवर करता है नियोकॉर्टेक्स का। अब यहाँ पे नियोकॉर्टेक्स क्या है ये समझना होगा। तो हमारे ब्रेन का जो बाहरी सतह है, जो ऊपर से आप देख पाते हैं जिसमें इतने सल्साई और जायराई हैं, यही कॉर्टेक्स का हिस्सा है। अंदर की ओर और अलग अलग हिस्से ब्रेन के अलग अलग पार्ट्स हैं, जैसे थैलेमस, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड वगैरह वगैरह, लिम्बिक सिस्टम, बहुत सारी चीजें। तो उनके वो अंदरूनी हिस्से में है ब्रेन के। ऊपरी सतह जो है ब्रेन की उसे हम नियोकॉर्टेक्स कहते हैं, और इसी का लगभग 30 से 35% हिस्सा फ्रंटल लोब के अंतर्गत आता है। फ्रंटल लोब को कार्य के आधार पे 4 प्रमुख हिस्सों में बांटा जा सकता है, जो है प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स, प्री मोटर कॉर्टेक्स, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स और एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स। एक एक करके हम इन सबका फंक्शंस तो नहीं लेकिन स्ट्रक्चर देखेंगे। फंक्शंस के लिए एक और वीडियो आएगा जिसमें आप उनके फंक्शंस जान पाएंगे। थोड़ा बहुत फंक्शंस हम यहाँ पे जानेंगे, लेकिन मेनली हम स्ट्रक्चर पर फोकस करेंगे। पहला हिस्सा आता है प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स, पर इसका लोकेशन समझने के लिए पहले आप समझ लीजिए कि सेंट्रल सल्कस कहाँ पड़ता है। तो पहले हम ये चारों डायग्राम समझ लेते हैं। पहला डायग्राम है ब्रेन का लेटरल व्यू, यानी बाहरी तौर पर अगर आपकी खोपड़ी अगर सिर्फ हटा दी जाए और ब्रेन दिख रहा हो और आप किनारे से देख रहे हैं किसी व्यक्ति को कि उसका ब्रेन कैसा दिख रहा है, तो जैसा लुक आएगा वो है लेटरल व्यू। इसमें आप देख पा रहे हैं सेंट्रल सल्कस मार्क किया हुआ है, और इसके आगे का पूरा हिस्सा जो कलर अलग अलग कलर्स में दिखाया हुआ है, ये सारे हिस्से फ्रंटल लोब या अग्रपाली के अंतर्गत आते हैं। सेंट्रल सल्कस आप समझ गए होंगे, पिछले डायग्राम में आपने देखा भी था। और इसके नीचे का आप डायग्राम अगर देखें जो है ब्रेन का मीडियल व्यू। मीडियल व्यू यानी आप जानते हैं आपके ब्रेन में 2 हेमिस्फीयर्स या गोलार्ध हैं। अगर उसमें से एक हेमिस्फीयर को हटा दिया जाए तो दूसरा हेमिस्फीयर अंदर की तरफ से कैसा दिखेगा, वो है मीडियल व्यू। लेटरल व्यू मतलब बाहरी तरफ से कैसा दिख रहा है, मीडियल व्यू मतलब अंदर की तरफ से कैसा दिखेगा, वो चीज यहाँ पर दिखाया हुआ है। इसी तरह तीसरा डायग्राम देखिए जो C मार्क किया हुआ है, वेंट्रल व्यू। ब्रेन को अगर हम नीचे की ओर से देख रहे हैं, ऊपर से नहीं, किनारे से नहीं, नीचे की ओर से अगर देख रहे हैं,
तो क्या हिस्सा दिखाई देगा, कैसा लुक आएगा, वो चीजें वेंट्रल व्यू में दिखाई गई हैं। और डायग्राम डी में दिखाया गया है कि फ्रंटल लोब के अलग अलग हिस्सों को अगर हम फंक्शनल जोन में बांटें, मतलब कार्य के आधार पे अलग अलग हिस्सों में बांटें, तो वो सब यहाँ पर लेबल करके दिखाया गया है। आगे हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो चीजें आप समझ सकें, इसलिए यहाँ से कुछ चीजें आपको दिमाग में रखनी होंगी। सबसे पहले डायग्राम में आप देखिए कि सेंट्रल सल्कस जहां पर है उसके ठीक आगे का हिस्सा जो लाइट ब्लू कलर में शेडेड है या आसमानी कलर में है और वहां पर 4 लिखा हुआ है, ये हिस्सा ही प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स या कभी कभी मोटर कॉर्टेक्स भी कहा जाता है। ये हिस्सा मुख्यतः बॉडी के मूवमेंट्स के लिए जिम्मेदार है। वैसे तो पूरा फ्रंटल लोब ही मेनली मोटर कॉर्टेक्स कहा जाता है, क्योंकि ये शरीर के अलग अलग हिस्सों की गतिविधियों को नियंत्रित करते हैं, इसके अलग अलग पार्ट्स। लेकिन प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स वो प्रमुख हिस्सा है जो बॉडी मूवमेंट्स के कंट्रोल के लिए जाना जाता है। और यहाँ पे जो 4 नंबर लिखा हुआ है इसे ब्रॉडमैन्स एरिया 4 भी कहा जाता है। ब्रॉडमैन ने ब्रेन के अलग अलग हिस्सों को कोई नाम नहीं दिए थे, उन्होंने नंबर से डिनोट किया था। तो नंबर से डिनोट किया था अलग अलग हिस्सों को, तो हम दोनों ही चीजें आज के समय में पढ़ते हैं। ब्रॉडमैन एरिया नंबर क्या है ये भी जानना जरूरी है, और उस एरिया का नाम क्या है ये भी जानना जरूरी है। तो सेंट्रल सल्कस के ठीक आगे वाला जाइरस या उभार वाला हिस्सा कॉर्टेक्स का, जो फ्रंटल लोब में ही आता है, उसको अगर हम नाम पूछे तो आपको पता होना चाहिए कि ये प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स है। इसे कभी कभी M1 से भी डिनोट करते हैं या मोटर 1 M1। और इसे ब्रॉडमैन एरिया के संदर्भ में अगर बात करें तो ब्रॉडमैन एरिया 4 भी कहा जाता है या सिर्फ एरिया 4। ये हिस्सा जो है ये हमारे बॉडी के कुछ खास तरह के मूवमेंट कंट्रोल करता है, जैसे हमारे मुंह का मूवमेंट और हाथ पैरों का मूवमेंट। जैसे जब आप खाना खा रहे हैं तब मुंह चला रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं तो मुंह का मूवमेंट हो रहा है, ये सब कौन कंट्रोल कर रहा है, किस हिस्से द्वारा कंट्रोल हो रहा है, प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स द्वारा। और हाथ पैरों का जो मूवमेंट, आपके लिम्स का मूवमेंट है, वो भी यही हिस्सा कंट्रोल करता है। ये सिर्फ मूवमेंट कंट्रोल नहीं करता, बल्कि मूवमेंट किस दिशा में होगा और कितनी गति के साथ होगा, कितनी ताकत के साथ होगा, कितनी फोर्स के साथ होगा, ये भी कंट्रोल करता है। ये हिस्सा प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स या ब्रॉडमैन्स एरिया 4, यहाँ की सेल्स जो हैं ये कई सब कॉर्टिकल स्ट्रक्चर्स को जानकारियां भेजते हैं प्रोजेक्शंस के थ्रू। मतलब वहां से ट्रैक्ट्स गए होते हैं, मार्ग बने होते हैं, रास्ते बने होते हैं, सेल्स का कनेक्शन होता है जिन्हें हम प्रोजेक्शंस कहते हैं, और यहाँ से इंफॉर्मेशन दूसरे हिस्सों में भेजी जाती है। कहाँ कहाँ भेजता है प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स इंफॉर्मेशन? बेसल गैंग्लिया और रेड न्यूक्लियस, ये सब कॉर्टिकल स्ट्रक्चर्स है जो मोटर मूवमेंट कंट्रोल करते हैं। मोटर मतलब बॉडी के मूवमेंट संबंधी काम ये करते हैं, और ये सब कॉर्टिकल स्ट्रक्चर है। सब कॉर्टिकल मतलब कॉर्टेक्स के नीचे स्थित। तो फ्रंटल लोब हमारा कॉर्टेक्स का हिस्सा है, उसके नीचे यानी ब्रेन में अंदरूनी हिस्सों में गहराई में कुछ स्ट्रक्चर्स, कुछ संरचनाएं होती हैं। उसमें से कुछ संरचनाएं हैं जो गतिविधियों को नियंत्रित करती हैं, जैसे बेसल गैंग्लिया और रेड न्यूक्लियस। तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन हमारा प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स भेजता है। साथ ही साथ प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स हमारे स्पाइनल कॉर्ड को भी इंफॉर्मेशन भेजता है, और ये हिस्से जो हैं ये हमारे बॉडी के मूवमेंट को नियंत्रित करते हैं। प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स के बाद अगला मुख्य हिस्सा फ्रंटल लोब का है प्री मोटर कॉर्टेक्स। नाम से ही पता चल रहा है प्री मोटर कॉर्टेक्स, इसकी लोकेशन पता चल रही है इससे। प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स, जिसे हम सिर्फ मोटर कॉर्टेक्स भी कहते हैं, उसके ठीक आगे ये स्थित होता है, इसलिए इसका नाम है प्री मोटर कॉर्टेक्स। मोटर कॉर्टेक्स के पहले, प्री यानी पहले। आइए इसकी लोकेशन समझ लेते हैं। तो मोटर कॉर्टेक्स के ठीक आगे स्थित हिस्सा है प्री मोटर कॉर्टेक्स, और इसमें ब्रॉडमैन्स एरिया 6, 8 और 44 आते हैं। एरिया 44 जो है, ब्रॉडमैन्स एरिया 44 जो लेबल किया गया है, उसे ब्रोकाज एरिया के नाम से भी जाना जाता है। ब्रोकाज एरिया 44 होता है। प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स को शॉर्ट में हम PM भी लिख सकते हैं, प्राइमरी मोटर के लिए PM। ये हिस्सा है एरिया 6, 8 और 44, जिसकी लोकेशन अगर आप देखिए तो पहला डायग्राम जो है लेटरल व्यू, इसमें आप देखिए कि
4 एरिया जो मार्क है, जो प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स है, उसके ठीक आगे एक ग्रीन कलर का एरिया आपको दिख रहा है और 6 लिखा हुआ है वहां पर, ये हिस्सा इसमें आएगा। इसके ठीक नीचे आपको पिंक कलर का हिस्सा दिख रहा है 44, ये आएगा। और 6 के आगे एरिया 8 दिख रहा है, वो भी आएगा। एरिया 8 और क्लियरली देखने के लिए अगर आप सेकेंड डायग्राम देखें मीडियल व्यू वाला, तो वहां पे 6 के आगे 8 एरिया क्लियरली दिखाया हुआ है। ये दोनों एरियाज यानी 6, 8 और 6 के नीचे स्थित 44, जिसे ब्रोकाज एरिया भी कहते हैं, और ये क्लियरली आपको लास्ट डायग्राम में दिख रहा है। ब्रोकाज एरिया मार्क किया हुआ है पिंकिश या पर्पलिश कलर का, ये ब्रोकाज एरिया है। तो 6, 8 और 44 मिलकर प्री मोटर कॉर्टेक्स बनाते हैं। इनके नाम की अगर बात करें तो प्री मोटर कॉर्टेक्स में यानी सप्लीमेंट्री मोटर कॉर्टेक्स आता है, जो एरिया 6 आपको दिख रहा है और 8 है, ये हिस्से आ गए। तो 6 जो है वो प्री मोटर कॉर्टेक्स है और 8 को सप्लीमेंट्री मोटर कॉर्टेक्स भी कहते हैं। और उसके नीचे जो हिस्से हैं उनको 3 भागों में बांटा जा सकता है, डॉर्सल प्रीमोटर कॉर्टेक्स, वेंट्रल प्रीमोटर कॉर्टेक्स और ब्रोकाज एरिया, जिसे इंफीरियर फ्रंटल जाइरस भी कहते हैं। तो ये सारे हिस्से मिलकर हमारा प्रीमोटर कॉर्टेक्स बनाते हैं। इसमें डॉर्सल प्रीमोटर कॉर्टेक्स और वेंट्रल प्रीमोटर कॉर्टेक्स, ये नाम कैसे पढ़ा ये समझना जरूरी है। डॉर्सल शब्द जब भी आए, आप न्यूरोफिजियोलॉजी अगर पढ़ रहे हैं और डॉर्सल वर्ड आए, तो डॉर्सल का मतलब है कि जिस हिस्से की भी बात कर रहा है वो उसके ऊपरी तरफ स्थित होगा, और वेंट्रल का मतलब निचली तरफ स्थित होगा। तो डॉर्सल प्रीमोटर कॉर्टेक्स का मतलब प्रीमोटर कॉर्टेक्स का वो हिस्सा जो ऊपरी तरफ है, सतही तरफ है, और वेंट्रल प्रीमोटर कॉर्टेक्स का मतलब प्रीमोटर कॉर्टेक्स का वो हिस्सा जो निचली तरफ है, नीचे की तरफ है। ब्रोकाज एरिया को जैसे मैंने बताया कि इंफीरियर फ्रंटल जाइरस के नाम से भी जाना जाता है। जो डॉर्सल मोटर कॉर्टेक्स है, हालांकि फंक्शंस के बारे में हम डिटेल में दूसरे वीडियो में देखेंगे, लेकिन डॉर्सल प्रीमोटर कॉर्टेक्स का मुख्य काम क्या है कि वो मूवमेंट का चुनाव करता है। किसी परिस्थिति में बॉडी के किस पार्ट को क्या मूवमेंट करनी है, इसका चुनाव डॉर्सल प्रीमोटर कॉर्टेक्स करता है। आगे बढ़ने से पहले अच्छा होगा कि आप यहाँ जो लास्ट डायग्राम दिया है इसमें कुछ और हिस्सों को बिल्कुल दिमाग में अभी रख लें, खासकर डॉर्सोलेटरल कॉर्टेक्स जो है, जो आगे हम देखेंगे तो आपको उसकी लोकेशन हालांकि दिखाई जाएगी, पर एक बार देख लीजिए। यहाँ पर ऑर्बिटल कॉर्टेक्स जहाँ पे दिया हुआ है, या ऑर्बिटोफ्रंटल कॉर्टेक्स भी कहते हैं, उस पर भी एक नजर डाल लीजिए। और खासकर फ्रंटल आई फील्ड्स जो प्री मोटर कॉर्टेक्स के ही हिस्से में लगभग बीच में स्थित है, ये होता है फ्रंटल आई फील्ड्स। इसके बारे में हम डिटेल में आगे जानेंगे। तो जैसा अभी हमने देखा कि डॉर्सल प्री मोटर कॉर्टेक्स मूवमेंट का चुनाव करता है, इसी तरह जो वेंट्रल प्रीमोटर कॉर्टेक्स है इसमें होते हैं मिरर न्यूरॉन्स। ये एक खास तरह के न्यूरॉन्स होते हैं जिनका नाम पड़ा है मिरर न्यूरॉन्स, और इसका फंक्शन इसी से पता चलता है। मिरर यानी आईना, इसमें आप खुद को कुछ भी गतिविधियां करते हुए देखते हैं। इसी तरह से मिरर न्यूरॉन्स कब काम करते हैं, जब आप कोई मूवमेंट खुद कर रहे हो तो भी मिरर न्यूरॉन्स एक्टिव होते हैं, पर जब आप कोई गतिविधि न कर रहे हो और किसी और व्यक्ति को कोई गतिविधि करते हुए देख रहे हो तो भी मिरर न्यूरॉन्स एक्टिव होते हैं। जैसे कि वो इंसान वो गतिविधि न कर रहा हो बल्कि आप ही कर रहे हो, एक तरह से जैसे खुद को आईने में देखने जैसा, इसीलिए इनका नाम पड़ा है मिरर न्यूरॉन्स। और जो ब्रोकाज एरिया है, इंफीरियर फ्रंटल जाइरस, इसका मुख्य काम क्या है जो हम फंक्शंस में जब आएंगे तब देखेंगे। पर ब्रोकाज एरिया का मेन काम क्या होता है, लैंग्वेज का प्रोडक्शन। आप बोलते हैं जब, तो बोलने में आपकी लिप्स काम करती हैं, आपके टंग का मूवमेंट होता है, मुंह का मूवमेंट होता है, इन सब के कंट्रोल से रिलेटेड है ब्रोकाज एरिया का फंक्शन। पर इसको डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो जैसा कि हमने अभी तक समझा है कि फ्रंटल लोब हमारा पूरी तरह से मोटर मूवमेंट के कंट्रोल के लिए जिम्मेदार है। इसके अलग अलग हिस्से बॉडी के अलग अलग मूवमेंट्स को कंट्रोल करते हैं। प्री मोटर कॉर्टेक्स की जो हम बात कर रहे हैं, इसकी ओवरऑल बात करें तो फिर देखते हैं कि ये मूवमेंट को कैसे प्रभावित करता है। ये मूवमेंट को 2 तरीकों से प्रभावित कर सकता है, सीधे तौर पे या इनडायरेक्टली भी। सीधे तौर पे कैसे प्रभावित करता है कि ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड को इंफॉर्मेशन भेजता है।
जो कि मूवमेंट कंट्रोल करता है। तो यहाँ से जो प्रोजेक्शंस गए होते हैं, जो कनेक्शंस गए होते हैं, जो इन्फॉर्मेशन ले जाते हैं, उन्हें कॉर्टिकोस्पाइनल प्रोजेक्शंस कहा जाता है। जब भी ब्रेन में हम किसी रास्ते की बात करते हैं कि इंफॉर्मेशन कहाँ से कहाँ जा रही है, तो उसका नामकरण इसी तरह से किया जाता है कि जिस एरिया से इंफॉर्मेशन जा रही है पहले उसका नाम, और जहां जा रही है जो गंतव्य है उसका नाम। तो नाम से ही पता चल जाता है कि इंफॉर्मेशन कहाँ से कहाँ ट्रेवल कर रही है। तो यहाँ पर कॉर्टिको स्पाइनल प्रोजेक्शंस का मतलब क्या हुआ कि इंफॉर्मेशन कॉर्टिको, जो कॉर्टेक्स से बना है, कॉर्टेक्स से इंफॉर्मेशन कहाँ जा रही है, स्पाइनल कॉर्ड की तरफ, इसीलिए नाम है कॉर्टिको स्पाइनल प्रोजेक्शंस। तो फ्रंटल लोब तो कॉर्टेक्स का हिस्सा है, आप समझ ही रहे हैं। वहां से अगर इंफॉर्मेशन स्पाइनल कॉर्ड की तरफ जा रही है तो बोला जाएगा कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट या कॉर्टिको स्पाइनल प्रोजेक्शन से इंफॉर्मेशन वहां जा रही है। तो प्री मोटर एरिया इंफॉर्मेशन स्पाइनल कॉर्ड को डायरेक्टली भेज के हमारे मूवमेंट को प्रभावित करता है। ये तो हो गया डायरेक्ट तरीका मूवमेंट को प्रभावित करने का। पर एक इनडायरेक्ट तरीका भी है जिससे मूवमेंट प्रभावित होता है, और वो कैसे है कि हमारा प्री मोटर कॉर्टेक्स हमारे प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स को इंफॉर्मेशन भेजता है, और फिर प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स आपने देखा ही कि स्पाइनल कॉर्ड को इंफॉर्मेशन भेजता है, बेसल गैंग्लिया को भेजता है, रेड न्यूक्लियस को भेजता है, और फिर ये हिस्से जो है मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं या मूवमेंट को प्रभावित करते हैं। तो ये इनडायरेक्ट रास्ता हो गया, जहां पे पहले ये इंफॉर्मेशन प्री मोटर कॉर्टेक्स से होके मोटर कॉर्टेक्स को जाती है, फिर मोटर कॉर्टेक्स अलग अलग हिस्सों को इंफॉर्मेशन भेज के हमारे मूवमेंट को कंट्रोल करता है। फ्रंटल आई फील्ड्स मैंने अभी आपको डायग्राम में दिखाया था कि इसको थोड़ा दिमाग में रख लीजिए। फ्रंटल आई फील्ड्स का हिस्सा होता है ब्रॉडमैन्स एरिया 8 और 8A। नाम से ही पता चल रहा है कि ये हिस्सा जो है फ्रंटल लोब का, ये आई मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है, आंखों के मूवमेंट को कंट्रोल करता है। यहाँ इंफॉर्मेशन दो जगहों से आती है फ्रंटल आई फील्ड्स वाले एरिया में। पोस्टीरियर पैराइटल एरिया जो है, पैराइटल एरिया या पैराइटल लोब भी एक पाली है हमारे ब्रेन की, फ्रंटल लोब के जो पीछे स्थित होती है, यानी सेंट्रल सर्कस के पीछे का जो कॉर्टेक्स का हिस्सा है वो आता है फ्रंटल लोब में। उसका पिछला हिस्सा, उसके पीछे का जो हिस्सा है वो हमारा पोस्टीरियर पैराइटल रीजन हो जाता है। अगर इस डायग्राम में दिखाऊं तो अगर ये हमारा सेंट्रल सर्कस है तो ये हिस्सा जो है ये हमारा पैराइटल लोब हो जाता है, और उसका पिछला हिस्सा पोस्टीरियर पैराइटल लोब, ये हिस्सा जो है यहां से इंफॉर्मेशन हमारे फ्रंटल आई फील्ड्स में जा रही है। और साथ ही हमारे मिड ब्रेन का जो हिस्सा होता है सुपीरियर कॉलिकुलस, जो हमारे आंखों की मूवमेंट से रिलेटेड है, वहां से भी इंफॉर्मेशन फ्रंटल आई फील्ड्स की ओर आती है। साथ ही फ्रंटल आई फील्ड्स इन हिस्सों को इंफॉर्मेशन भेजता भी है, और इस माध्यम से ये आंखों के मूवमेंट को कंट्रोल करता है। डॉर्सल और वेंट्रल प्री मोटर एरियाज जो होते हैं वो भी पैराइटल एरिया से इंफॉर्मेशन लेते हैं, पैराइटल लोब के अलग अलग हिस्सों से इंफॉर्मेशन वहां भी भेजी जाती है। जैसा आप यहाँ डायग्राम में देख पा रहे हैं, जो रेड एरोज बने हुए हैं, पैराइटल लोब से फ्रंटल लोब की तरफ कई सारी इंफॉर्मेशंस आ रही हैं। सारे ही प्री मोटर एरियाज जो हमने अभी देखे, प्री मोटर एरियाज में क्या क्या है, एरिया 6, 8 और 44, तो सारे ही एरियाज डॉर्सोलेटरल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स से इंफॉर्मेशन प्राप्त करते हैं। डॉर्सोलेटरल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स अभी हम आगे देखेंगे, और डॉर्सोलेटरल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स से ये सारे प्रीमोटर एरियाज इंफॉर्मेशन लेते हैं, जिसकी मदद से ये हमारे आंखों के मूवमेंट और हाथ पैरों के मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। अब आते हैं प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स पे, जो एक काफी बड़ा हिस्सा है हमारे फ्रंटल कॉर्टेक्स का। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में क्या हिस्सा आता है, तो अब आपको मेरे ख्याल से सेंट्रल सर्कस का लोकेशन क्लियर हो गया होगा दिमाग में। उसके ठीक आगे का हिस्सा था मोटर कॉर्टेक्स या प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स। प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स के ठीक आगे था प्री मोटर कॉर्टेक्स, और उसके आगे का जो भी हिस्सा है वो सारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स के अंतर्गत आता है। अब प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स माना जाता है, ये नाम जो है थोड़ा अजीब है। ये नाम जर्सी रोज और क्लिंटन वुल्से ने रखा था। और ये अजीब क्यों माना जाता है, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स ये नाम थोड़ा सा अजीब माना जाता है इसलिए क्योंकि अगर आप ध्यान दीजिए, जो मोटर एरिया था या प्राइमरी मोटर एरिया था, उसके ठीक आगे स्थित एरिया को हमने प्री मोटर कॉर्टेक्स बोला था।
क्योंकि मोटर कॉर्टेक्स के ठीक आगे है, ठीक पहले है, तो नाम के आगे प्री लगा दिया, प्री मोटर कॉर्टेक्स। इस हिसाब से प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स का क्या मतलब होगा? कॉर्टेक्स का वो हिस्सा जो फ्रंटल लोब के आगे स्थित हो। पर ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि फ्रंटल लोब ही तो सबसे आगे का हिस्सा है, फ्रंटल लोब के आगे का हिस्सा कुछ तो है नहीं। तो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स कॉर्टेक्स का ही अगला हिस्सा है, फ्रंटल लोब के कॉर्टेक्स का। पर प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स नाम जो है वो कंफ्यूजन पैदा करता है कि फ्रंटल लोब के आगे स्थित है, जैसा कि नहीं है। फ्रंटल लोब से अलग हिस्सा ये नहीं है, उसके आगे स्थित नहीं है, उसी में स्थित है, उसके अगले भाग में। इसलिए नाम थोड़ा सा अजीब माना जाता है, लेकिन अब यही इसका नाम पड़ चुका है। और ये हिस्सा जो है सारे स्तनपाइयों में पाया जाता है कि इस हिस्से में इंफॉर्मेशन थैलेमस के डोर्सोमीडियल न्यूक्लियस से आती है। थैलेमस में कई सारे न्यूक्लियस हैं जहां से इंफॉर्मेशन कॉर्टेक्स के अलग अलग हिस्सों में जाती है। जैसे लेटरल जेनिकुलेट न्यूक्लियस एक है थैलेमस में, जो विजन संबंधी जानकारी या दृष्टि संबंधी या दृश्य जानकारियां भेजता है विजुअल कॉर्टेक्स को, यानी ऑक्सीपिटल लोब में भेजता है। और मीडियल जेनिकुलेट न्यूक्लियस जो होता है थैलेमस में, वो श्रवण संबंधी जानकारियां, ऑडिटरी इंफॉर्मेशन, ऑडिटरी कॉर्टेक्स को भेजता है, जो टेम्पोरल लोब में स्थित होता है। इसी तरह जो डोर्सोमीडियल न्यूक्लियस है थैलेमस का, वो इंफॉर्मेशन यहाँ प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स की तरफ भेजता है। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में एक और मेजर इनपुट, एक और मेजर जरिया जो है इंफॉर्मेशन का, रास्ता जो है इंफॉर्मेशन का, वो कहां से आता है? हमारे मिड ब्रेन से। हमारा मिड ब्रेन दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, टेक्टम और टेगमेंटम। मिड ब्रेन का ऊपरी हिस्सा टेक्टम कहलाता है, निचला हिस्सा टेगमेंटम कहलाता है। टेगमेंटम में कुछ सेल्स होती हैं, कुछ न्यूरॉन्स होते हैं जो डोपामीन नाम के न्यूरोट्रांसमीटर का स्राव करते हैं, और ये सेल्स जो है इंफॉर्मेशन भेजती हैं प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को। ये इंफॉर्मेशन जो आती है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स अलग अलग उद्दीपकों, खासकर वैसे उद्दीपक जो तनाव या चिंता पैदा करते हैं, उनके प्रति कैसे प्रतिक्रिया देगा, कैसे रिस्पॉन्स देगा। और शायद इसीलिए कुछ हद तक इसका रोल हमारे इमोशंस को कंट्रोल करने में भी है। हम किस भावनात्मक स्थिति में हैं उसका नियंत्रण भी कुछ हद तक प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स करता है, इसी जरिए से जो इंफॉर्मेशन उसे टेगमेंटम से प्राप्त हो रही है। यही रास्ता जो है टेगमेंटम से इंफॉर्मेशन प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की तरफ आने का, इसमें अगर कहीं कुछ गड़बड़ी या दिक्कत हो जाए, कुछ असामान्यता हो जाए, तो देखा गया है कि इसका मुख्य रोल होता है सिजोफ्रेनिया जैसी बीमारियों में और ड्रग एडिक्शन में, जहां नशे की लत लग जाती है। इन चीजों में देखा गया है कि ये टेक्टम से जानकारियां जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की तरफ आ रही है, जो पाथवे है, जो रास्ता है जिस रास्ते से आ रही है इंफॉर्मेशन, वहां पे कुछ दिक्कतें आने से सिजोफ्रेनिया या ड्रग एडिक्शन हो सकता है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को तीन मुख्य हिस्सों में बांटा जा सकता है, या यूं कहें कि तीन हिस्से मिलकर प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स बनाते हैं। एक एक करके हम ये सारे हिस्से देखेंगे। ये तीन हिस्से होते हैं डोर्सोलेटरल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, ऑर्बिटोफ्रंटल कॉर्टेक्स और वेंट्रोमीडियल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। पहले इनकी लोकेशन आप डायग्राम में देख लीजिए तो समझना आसान हो जाएगा। शुरुआत से शुरू करते हैं। पहले डायग्राम में आप देखिए सेंट्रल सल्कस आप पहचान रहे हैं, उसकी लोकेशन अब कहाँ है। उसके ठीक आगे का जो जाइरस वाला हिस्सा है वो है मोटर कॉर्टेक्स। उसके ठीक आगे स्थित है प्री मोटर कॉर्टेक्स, जिसमें एरिया 6, 8 और 44 आते हैं, जबकि मोटर कॉर्टेक्स पूरा एरिया 4 होता है। प्री मोटर कॉर्टेक्स के आगे का जो भी हिस्सा है वो सारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स होता है, जिसमें जो ब्लू कलर का शेड है वो आप देख रहे हैं डोर्सोलेटरल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। जो नीचे रेड पोर्शन दिखाई दे रहा है वो है ऑर्बिटोफ्रंटल कॉर्टेक्स। और तीसरा हिस्सा जो है वेंट्रोमीडियल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, वो आपको इस डायग्राम में नहीं दिखाई देगा, क्योंकि वो ब्रेन को बाहरी तरफ से ऊपरी तरफ से देखने से नहीं दिखाई देता है। इसलिए अगर आप सेकंड डायग्राम देखें जहां ब्रेन को हम वेंट्रल व्यू में देख रहे हैं, यानी नीचे की ओर से देख रहे हैं, यहां पर देखिए आपको ऑर्बिटोफ्रंटल कॉर्टेक्स भी दिख रहा है रेड कलर का, और जो ग्रीन कलर वाला पोर्शन है वो है वेंट्रोमीडियल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, यानी वो नीचे की तरफ स्थित है। वो साइड से या ऊपर से ब्रेन को अगर आप देखेंगे तो नहीं दिखाई देगा। इसलिए नीचे के व्यू में अगर आप देखेंगे
तो आपको वेंट्रोमीडियल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स दिखाई देगा, जो ये सेकेंड डायग्राम में ग्रीन कलर में शेडेड है। रेड और ग्रीन दोनों हिस्सा आप देख रहे हैं कि दो तरफ दिखाया हुआ है, रेड भी दो साइड्स में दिखाया हुआ है और ग्रीन भी दो पट्टियां दिखाई हुई हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये हमारे दोनों हेमिस्फीयर में बिल्कुल हूबहू सेम जगह पर स्थित होता है। पहले डायग्राम में आप एक ही हिस्सा देख रहे हैं, दूसरा हेमिस्फीयर या दूसरा गोलार्ध इसके पीछे छिपा हुआ है जो आपको नहीं दिख रहा है, इसलिए आपको सिर्फ एक रेड पोर्शन वहां पे हाईलाइटेड दिखा रहा है। लेकिन दूसरे में आप देख पा रहे हैं क्योंकि नीचे से दिख रहा है और दोनों ब्रेन के हिस्से दिख रहे हैं, दोनों साइड्स के, दोनों हेमिस्फीयर्स के, तो आपको दोनों रेड हिस्से यहाँ पे दिखा रहा है। ध्यान रखिए, ये कलर्स जो दिखाए गए हैं ये एक्चुअल कलर्स नहीं है, ये आपको समझ में आए कि कौन सा हिस्सा कितने एरिया में है, इसलिए अलग अलग कलर्स में इसको रंगा गया है डायग्राम में। असली कलर ब्रेन का ये नहीं है। असली कलर काफी कुछ जो मडी कलर जैसा बाकी हिस्सा दिख रहा है बचा हुआ, उससे मिलता जुलता कलर होता है ब्रेन का। तो पहला हिस्सा हम आएंगे डॉर्सोलेटरल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, लेकिन उससे पहले जो निचला डायग्राम है उसको भी आपको समझा देते हैं। मीडियल व्यू दिखा रहा है ये ब्रेन का, यानी जो ऊपर लेटरल व्यू आप देख रहे हैं, जैसे मैंने बोला कि यहाँ पर एक ही गोलार्ध आपको दिख रहा है ब्रेन का, और एक कौन सा वाला दिख रहा है? लेफ्ट वाला। उसके उधर जो होगा वो राइट हेमिस्फीयर होगा, दाहिना गोलार्ध होगा, पर वो दिख नहीं रहा है क्योंकि वो छुपा हुआ है। अब अगर हम ये बायां गोलार्ध हटा दें यहाँ से, तो हमें दायां गोलार्ध जो है वो दिखने लगेगा, पर अंदर की तरफ से दिखेगा। यही व्यू नीचे दिखाया गया है जिसे मीडियल व्यू कहा गया है। यहां भी आपको दिख रहा है डॉर्सोमीडियल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, साथ ही एंगुलेट कॉर्टेक्स जो है, सिंगुलेट कॉर्टेक्स जो है उसका भी हिस्सा दिख रहा है, क्योंकि वो अंदरूनी तरफ रहता है तो वो इसी व्यू में दिख सकता है। और निचला जो ग्रीन हिस्सा था थोड़ा सा आप देख पा रहे हैं, क्योंकि नीचे की तरफ था, एक पोर्शन हमने हटा दिया तो दूसरे में नीचे का हिस्सा थोड़ा सा दिखाई दे रहा है, ग्रीन कलर में जो शेडेड है, ये वेंट्रोमीडियल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है। अब शुरू करते हैं इन हिस्सों को एक एक करके देखना। तो पहला हिस्सा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का है डॉर्सोलेटरल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जिसे शॉर्ट में DLPFC या डॉर्सोलेटरल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स भी कह सकते हैं। ब्रॉडमैन एरिया के संदर्भ में बात करें तो ये एरिया 9 और एरिया 46 से मिलकर बना होता है। यहाँ पे डॉर्सोलेटरल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स से इंफॉर्मेशन कई दूसरे ब्रेन एरियाज में जाती है, खासकर पोस्टीरियर पैराइटल एरिया में और सुपीरियर टेम्पोरल सल्कस में। तो अगर आपको मैं यहाँ पे दिखाऊं डायग्राम में, तो डॉर्सोलेटरल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स से इंफॉर्मेशन कहाँ जा रही है? यहाँ पर पोस्टीरियर पैराइटल एरिया, और इंफॉर्मेशन सुपीरियर टेम्पोरल सल्कस में भी जा रही है, जो टेम्पोरल लोब का हिस्सा है। ये हिस्सा, ये है सुपीरियर टेम्पोरल सल्कस, यहाँ भी इंफॉर्मेशन आ रही है, पर इन्हीं जगहों से इंफॉर्मेशन वहां भी जाती है। ये हिस्से इंफॉर्मेशन डॉर्सोलेटरल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की ओर भी भेजते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि ये रेसिप्रोकल कनेक्शन है। जानकारी का आवागमन हो रहा है, जानकारियां जा भी रही हैं इन हिस्सों में, वहां से वापस डॉर्सोलेटरल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की तरफ जानकारियां आती भी हैं। सेम जानकारियां नहीं, ऑब्वियसली दूसरी जानकारियां, लेकिन जानकारियां जा रही हैं और आ रही हैं। डॉर्सोलेटरल कॉर्टेक्स सिर्फ इन्हीं एरियाज को इंफॉर्मेशन भेजता है ऐसा नहीं है, कुछ और भी हिस्से हैं जहां पे इंफॉर्मेशन डॉर्सोलेटरल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स से जाती हैं, जैसे सिंगुलेट कॉर्टेक्स, बेसल गैंग्लिया और मिड ब्रेन का हिस्सा सुपीरियर कॉलिकुलस, जो कि आईज के मूवमेंट के लिए जिम्मेदार होता है। अगला हिस्सा जो है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का, उसे कहते हैं ऑर्बिटोफ्रंटल कॉर्टेक्स या शॉर्ट में OFC, ऑर्बिटोफ्रंटल कॉर्टेक्स। इसमें आते हैं एरिया 47 और एरिया 11, 12, 13 के बाहरी हिस्से, लेटरल हिस्से, किनारे वाले हिस्से, जो आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं। एरिया 47 भी दिखाया हुआ है, 11, 12 और 13 भी दिखाया हुआ है। ये सारे एरियाज हमारी सारी इंद्रियों से या सेंस ऑर्गन्स से जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो यहाँ पर आती है, पर याद रखिए डायरेक्टली नहीं आती है। जो भी हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन जो उनके अलग अलग हिस्से बने हुए हैं ब्रेन में, पहले वहां जाती है, वो हिस्से फिर ब्रेन के यहाँ पर इंफॉर्मेशन भेजते हैं ऑर्बिटोफ्रंटल कॉर्टेक्स में। तो OFC या ऑर्बिटोफ्रंटल कॉर्टेक्स में इंफॉर्मेशन मेनली कहाँ से आती है? टेम्पोरल लोब से, जो कि श्रवण संबंधी जानकारियां यहाँ भेजता है।
सुपीरियर टेम्पोरल गायरस से भी आती है, वही टेम्पोरल लोब का हिस्सा जहां से ऑडिटरी इंफॉर्मेशन आती है। जो इन्फेरोटेम्पोरल कॉर्टेक्स है ब्रेन में, जो टेम्पोरल कॉर्टेक्स का ही हिस्सा है पर निचला हिस्सा, वहां से कुछ विजुअल इंफॉर्मेशन भी आती है ऑर्बिटोफ्रंटल कॉर्टेक्स में। और अमिगडाला जो एक सब कॉर्टिकल हिस्सा है, यानी कॉर्टेक्स के नीचे स्थित है, ब्रेन में अंदरूनी हिस्से में ये एरिया मिलता है एमिगडाला, जो कि हमारे इमोशंस के लिए मेनली रिस्पॉन्सिबल है, इमोशंस की पहचान करने के लिए, खासकर डर, फियर की पहचान के लिए इसमें इसका मुख्य रोल होता है। वो हिस्सा जो है अमिगडाला, वहां से भी इंफॉर्मेशन ऑर्बिटोफ्रंटल कॉर्टेक्स की तरफ आती है। इसी तरह से सोमैटोसेंसरी एरिया 43 जो कि पैराइटल लोब में होता है, वहां से भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर आती है। मतलब आपको टच की जो भी इंफॉर्मेशन हो रही है बॉडी में, वहां वो इंफॉर्मेशन पहले पैराइटल लोब में जाती है और वहां से फिर इंफॉर्मेशन यहाँ भेजी जाती है। आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, ऊपर एक जगह दिया हुआ है सोमैटोसेंसरी, उस एरिया में इंफॉर्मेशन आती है। ब्रेन का ये व्यू आप जो देख रहे हैं, ये वेंट्रल व्यू है, नीचे की ओर से आप देख रहे हैं, क्योंकि ऑर्बिटोफ्रंटल कॉर्टेक्स जो रेड एरिया दिखा था पिछले डायग्राम में, वो नीचे की तरफ है, तो उसमें क्या हिस्से आते हैं ये क्लियरली दिख सके, इसलिए ब्रेन को वेंट्रल व्यू में दिखाया जा रहा है। तो यहाँ सोमैटोसेंसरी एरिया जो आप देख रहे हैं, ये इंफॉर्मेशन पैराइटल लोब से आती है, क्योंकि पैराइटल लोब वो मुख्य हिस्सा है जो बॉडी में जो भी संवेदनाएं हो रही हैं, जो सेंसेशंस हो रहे हैं, वो इंफॉर्मेशन पैराइटल लोब में जाती है और वहां से फिर कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ भी भेजी जा रही है ऑर्बिटोफ्रंटल कॉर्टेक्स में। इसी तरह गस्टेटरी कॉर्टेक्स जो है, जो कि हमारे टेस्ट संबंधी जानकारी है, जो हमारे टंग से, हमारे जीभ से जो इंफॉर्मेशन वहां जाती है गस्टेटरी कॉर्टेक्स में, वहां से कुछ इंफॉर्मेशन भी फिर ऑर्बिटोफ्रंटल कॉर्टेक्स में भेजी जा रही है। कुछ गंध संबंधी जानकारियां, जो चीजें हम सूंघ रहे हैं, क्या स्मेल हमें फील हो रही है, वो जानकारियां नाक से पहले पीरिफॉर्म कॉर्टेक्स होता है, वहां जाती हैं, फिर वहां से कुछ जानकारी ऑर्बिटोफ्रंटल कॉर्टेक्स में भी भेजी जाती है। ये सारे हिस्से आपको यहाँ पर दिखाए हुए हैं। सोमैटोसेंसरी दिखाया हुआ है डायग्राम में, जहां पर जो टच संबंधी इंफॉर्मेशन है वो आती है। उसके बगल में आप देख पा रहे हैं अमिगडाला है, जहां पे इमोशन रिलेटेड इंफॉर्मेशन आती है। उसके लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं गस्टेटरी, यानी टेस्ट संबंधी इंफॉर्मेशन, वो कहां पर आ रही है। फिर ऑडिटरी इंफॉर्मेशन आप देख रहे हैं, श्रवण संबंधी जानकारी, वो कहां कहां पर आ रही है, किन दो हिस्सों में दिखा रहा है। विजुअल एसोसिएशन कॉर्टेक्स, मतलब विजुअल इंफॉर्मेशन जो है वो कहां कहां पर पहुंच रही है। और एरिया 13 जो दिख रहा है आपको, ऑल्फैक्टरी इंफॉर्मेशन वहां जा रही है, यानी जो गंध संबंधी जानकारी है वो इस एरिया में जा रही है। तो ओएफसी जो आपका है ऑर्बिटोफ्रंटल कॉर्टेक्स, ये इन एरिया से इंफॉर्मेशन लेता है, पर कुछ एरियाज को इंफॉर्मेशन भेजता भी है, जो कि सब कॉर्टिकल स्ट्रक्चर से, यानी कॉर्टेक्स के नीचे स्थित है, ब्रेन में अंदरूनी हिस्सों में स्थित है। ये कौन से एरियाज हैं? अमिगडाला और हाइपोथैलेमस। अमिगडाला जैसा अभी बताया कि ये इमोशन संबंधी कार्य के लिए जिम्मेदार होता है, और हाइपोथैलेमस तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है, आप जानते ही हैं कि इसके बहुत सारे फंक्शंस हैं। बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करना, स्लीप रिलेटेड चीजें, भूख, प्यास, ये सारी चीजें, पेन, हर चीज को कंट्रोल करता है। ये हमारा सर्केडियन रिदम है वो कंट्रोल करता है, कितने सारे हार्मोन्स कब स्राव उनका होगा ये चीजें कंट्रोल करता है। जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है उनको भी इंस्ट्रक्शन भेजता है कब हार्मोन्स को रिलीज करना है। तो कई सारे फंक्शंस हैं हाइपोथैलेमस के। तो हाइपोथैलेमस और अमिगडाला, इन दो हिस्सों को हमारा ऑर्बिटोफ्रंटल कॉर्टेक्स इंफॉर्मेशन भेजता है, सिग्नल्स भेजता है, जिनके माध्यम से वो हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, जैसे ब्लड प्रेशर में परिवर्तन, हमारी श्वसन क्रिया जो है उस पे कंट्रोल करना, उसको नियंत्रित करना, इन सब चीजों को हमारा ऑर्बिटोफ्रंटल कॉर्टेक्स प्रभावित करता है हाइपोथैलेमस पे प्रभाव डालकर। इन चेंजेस की वजह से, जो ये शारीरिक चेंज हो रहा है, ब्लड प्रेशर में चेंज या श्वसन क्रिया में परिवर्तन, उसके गति में परिवर्तन वगैरह, इनके माध्यम से हमारे इमोशनल रिस्पॉन्सेस भी प्रभावित होते हैं। हम भावनात्मक प्रतिक्रिया कैसी करेंगे, ये भी इफेक्ट आता है इस पर, क्योंकि आप देखते हैं कि जब आप इमोशनल सिचुएशन में होते हैं, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, आपको क्रोध आता है, आपको गर्मी लगती है, आप तेज तेज सांस लेने लग जाते हैं, तो इस तरह के इमोशनल रिएक्शंस भी देखने में मिलते हैं। तो एक तरह से ऑर्बिटोफ्रंटल कॉर्टेक्स हमारे इमोशंस को भी कुछ हद तक प्रभावित करता है।
अब थर्ड हिस्सा जो है हमारे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स का, वो होता है वेंट्रोमीडियल प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, जिसे शॉर्ट में आप VMPFC, वेंट्रोमीडियल प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स ऐसे भी लिख सकते हैं। ये ब्रॉडमैन एरियाज के टर्म्स में बात करें तो इसमें आएंगे ब्रॉडमैन एरियाज 10, 14, 25 और एरिया 11, 12, 13 के मीडियल पार्ट्स। याद रखिए एरिया 11, 12 और 13 के लेटरल पार्ट्स, बाहरी किनारे वाले हिस्से हमारे ऑर्बिटोफ्रंटल कॉर्टेक्स का हिस्सा थे, जो अभी हमने पिछला देखा। पर इन एरियाज का जो बीच वाला हिस्सा है, मीडियल हिस्सा है 11, 12, 13 एरिया का, ये हमारा वेंट्रोमीडियल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के अंतर्गत आता है। साथ ही एरिया 32 का एंटीरियर पार्ट, आगे वाला हिस्सा, ये भी वेंट्रोमीडियल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में आता है, जहां से एरिया 32 में कई जगहों से कनेक्शंस आते हैं, यानी कई जगहों से इंफॉर्मेशन आती है, जैसे डोर्सोलेटरल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स से, पोस्टीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स से, मीडियल टेम्पोरल कॉर्टेक्स से। इन एरिया से इंफॉर्मेशन एरिया 32 में आती है, जो कि उसका अगला भाग जो है, आगे का हिस्सा जो है, वो वेंट्रोमीडियल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का हिस्सा है। ऑर्बिटोफ्रंटल कॉर्टेक्स की ही तरह वेंट्रोमीडियल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स भी कुछ सबकॉर्टिकल स्ट्रक्चर्स से कनेक्टेड होता है, यानी वहां इंफॉर्मेशन भेजता है, जैसे अमिगडाला, हाइपोथैलेमस और पेरी एक्विडक्टल ग्रे मैटर, जो शॉर्ट में PAG भी कहते हैं, ये ब्रेन स्टेम में स्थित होता है। वेंट्रोमीडियल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, क्योंकि एमिगडाला, पेरी एक्विडक्टल ग्रे मैटर इन एरिया से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये पूरे शरीर में भावनात्मक व्यवहार को नियंत्रित करता है, इमोशनल बिहेवियर को नियंत्रित करता है। फ्रंटल लोब में जो चौथा हिस्सा आता है उसे कहते हैं एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स। एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स अंदरूनी हिस्से में है, इसलिए ये बाहरी तौर पर नहीं दिख सकता और इसे मीडियल व्यू में ही देखा जा सकता है, जैसा कि आप इन दोनों डायग्राम्स में देख पा रहे हैं। शुरुआत में माना जाता था कि एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स एक प्रिमिटिव हिस्सा है लिम्बिक कॉर्टेक्स का। प्रिमिटिव यानी जब मानव का विकास हो रहा था, बंदर से होते होते जैसे हमारा इवोल्यूशन हुआ है, तो ये शुरुआती हिस्सों में, शुरुआती टाइम्स में ये बना, जब हम विकास के क्रम में थे, जब हम पानी के जानवरों से लेते हुए फिर पक्षी, चिड़िया, बंदर करते हुए, इस तरह जब हम इवोल्यूशन के क्रम में थे, तो जो छोटे जानवर हैं, जो नीचे के हिस्से के जानवर हैं, उनका ब्रेन जैसा होता है, उसमें सारे पार्ट्स नहीं होते जैसे ह्यूमन ब्रेन में होते हैं। उस समय लिम्बिक कॉर्टेक्स वगैरह जो हिस्से हैं, ये कुछ प्रिमिटिव हिस्से माने जाते हैं, जो छोटे जानवरों में भी आपको दिखाई देंगे। तो माना जाता था कि एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स प्रिमिटिव लिम्बिक कॉर्टेक्स का ही हिस्सा है। लेकिन हालिया में कुछ रिसर्चेस में सामने आया है कि कुछ वॉन इकोनोमो न्यूरॉन्स होते हैं, जिनसे फिर ये आइडिया मिला कि नहीं, ये प्रिमिटिव लिम्बिक कॉर्टेक्स का हिस्सा न होके ये रीसेंट डेवलपमेंट है। मानव का ब्रेन जब विकसित होना शुरू हो गया, उस टाइम में हालिया में डेवलप हुआ हिस्सा है ये, और इसलिए इसको अब एक स्पेशलाइज्ड नियोकॉर्टेक्स माना जाता है। यानी ये कॉर्टेक्स का ही हिस्सा है, जो नियोकॉर्टेक्स का हिस्सा हम देख रहे हैं फ्रंटल लोब, उसी का हिस्सा है और स्पेशलाइज्ड है ये। इसको शॉर्ट में ACC भी कह सकते हैं, एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स। और इसमें आते हैं ब्रॉडमैन्स एरिया 24 और एरिया 32 का कुछ हिस्सा। एरिया 32 का जो अगला भाग था, बाहरी हिस्सा था, वो आपने देखा अभी कि वेंट्रोमीडियल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में था। बाकी हिस्से जो हैं वो एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स में आ गए। तो ब्रॉडमैन्स एरिया 24 और 32 का कुछ हिस्सा एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स माना जाता है। और इस हिस्से में कई सारे कनेक्शंस आते हैं ब्रेन के दूसरे एरिया से, और खासकर फ्रंटल लोब के दूसरे एरिया से, और ये उनको इंफॉर्मेशन भेजता भी है। मतलब ये कनेक्शन जो है वो बाई डायरेक्शनल है, दोनों दिशाओं में ये कनेक्शन है। इंफॉर्मेशन आ भी रही है उन हिस्सों से, और उन हिस्सों को एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स इंफॉर्मेशन भेज भी रहा है। ये कौन से हिस्से हैं? तो अभी बाकी तीनों हिस्से जो हमने देखे फ्रंटल लोब के, वही तीनों हिस्से हैं। मोटर कॉर्टेक्स या प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स भी कह सकते हैं जिसको, प्री मोटर कॉर्टेक्स और प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। साथ ही इंसुला नाम का एक एरिया है ब्रेन का, उससे भी कनेक्शंस इसके हैं,
जहां पे एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स न सिर्फ इंफॉर्मेशन भेजता है बट इंसुला से इंफॉर्मेशन लेता भी है, रिसीव भी करता है। कई शोधों में ये सामने आया है कि ब्रेन में जो कई सारे कनेक्शंस बने हुए हैं अलग अलग हिस्सों के दूसरे हिस्सों से, उसमें फ्रंटल लोब का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ी भूमिका है। खासकर एक नेटवर्क जो अध्ययन किया जाता है जिसको बोला जाता है कि ब्रेन का डिफॉल्ट नेटवर्क ये है, उसमें फ्रंटल लोब या अग्रपाली की काफी भूमिका है। लेकिन रैंडी बकनर एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बोला कि नहीं, डिफॉल्ट नेटवर्क एक गलत नाम पड़ गया है, ये नाम सही नहीं है, क्योंकि ये नेटवर्क तब भी एक्टिव होता है जब इंसान को कुछ काम करवाया जा रहा हो, कुछ निर्देशित कार्य करने के लिए दिए गए हो, जैसे अपने पास्ट के बारे में सोचना, जिसको ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी भी कहते हैं, अपने भविष्य के बारे में सोचना, या जब बस दिमाग भटक जाता है, आप कुछ काम करते करते आपका दिमाग कहीं और चला जाता है, जिसको माइंड वॉन्डरिंग कहते हैं, उस समय भी देखा गया है कि ये हिस्सा एक्टिव होता है। तो ब्रेन का डिफॉल्ट नेटवर्क क्या है, जैसा आप यहाँ पे नीचे डायग्राम में देख पा रहे हैं। तो पहला जो ब्रेन का डायग्राम दिखाया हुआ है वो हिस्सा है जहां पे कि जब पार्टिसिपेंट या जो व्यक्ति है जिसपे हम अध्ययन कर रहे हैं वो रेस्ट कर रहा है, वो कोई खास काम नहीं कर रहा है, कुछ दिमाग नहीं लगा रहा है, वो नॉर्मल रेस्टिंग अवस्था में है, उस समय ब्रेन के क्या हिस्से एक्टिव हो रहे हैं। और जब दूसरा हिस्सा है जहां पर उसको कुछ काम दिया गया है करने के लिए, कोई एक्टिव काम करवाया जा रहा है, कुछ सक्रिय कार्य करवाया जा रहा है, पर कुछ सिंपल सा कार्य करवाया जा रहा है, तब उसके ब्रेन के कौन से एरियाज एक्टिव हो रहे हैं, ये दोनों दिख रहा है। जहां लाइट कलर आपको दिख रहा है उसका मतलब है कि वहां पर ज्यादा गतिविधि, ज्यादा हलचल हो रही है। अब आप दोनों ही हिस्सों में देख पा रहे होंगे, पहला हिस्सा जो है वो जैसा दिखाया गया है, दूसरा उसका मिरर इमेज है। तो जो पर्पलिश या ग्रेइश कलर दिख रहा है दोनों में ही, वो दोनों फ्रंटल लोब का हिस्सा है। ये ना समझें कि पहला वाला जो है उसके विपरीत वहां पे पीछे की तरफ ब्रेन में कुछ हो रहा है, ऐसा नहीं है, वो भी फ्रंटल लोब का ही हिस्सा दिखा रहा है, क्योंकि आप देख सकते हैं डोर्सोमीडियल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, वेंट्रोमीडियल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, ये सब बना हुआ है। तो जैसा कि रैंडी बकनर ने बोला कि डिफॉल्ट नेटवर्क बोलना गलत नाम पड़ गया है, नामकरण गलत हो गया है यहाँ पे, क्योंकि जब इंसान बस रेस्ट कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, तभी फ्रंटल लोब के हिस्से एक्टिव हो, ऐसा नहीं है, जब कुछ कार्य कराए जाते हैं तो भी एक्टिव होते हैं। और ये आप देख पा रहे हैं दोनों में ही, पहले जो रेस्टिंग स्टेट का ब्रेन है उसमें देखिए कि थोड़ा डार्कर ग्रे कलर दिखा रहा है फ्रंटल लोब के हिस्से में, जबकि दूसरे में जहां पे कुछ एक्टिविटी कराई जा रही है वहां थोड़ा लाइट कलर हो गया है। और लाइट का क्या मतलब है कि वहां एक्टिविटी अधिक हो रही है। तो जाहिर सी बात है, जब आप रेस्टिंग स्टेट में है तो भी फ्रंटल लोब एक्टिव है, लेकिन जब आप कुछ फंक्शन कर रहे हैं तो वो और ज्यादा एक्टिव हो जा रहा है। तो ये चीजें यहाँ पर दिखाई जा रही है। जैसा कि ब्रेन का डिफॉल्ट नेटवर्क बताया गया है, वैसे ही एक और नेटवर्क बताया जाता है जिसे कहते हैं सेलियंस नेटवर्क। सेलियंस नेटवर्क का क्या मतलब होता है? सेलियंस नेटवर्क दिखता है जब एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स, सप्लीमेंट्री मोटर कॉर्टेक्स और एंटीरियर इंसुलर कॉर्टेक्स में साथ में कुछ सहसंबंधी गतिविधि होते हुए दिखाई देती है। वैलेरी बोनेल और उनकी जो भी सहकर्मी लोग थे, उन्होंने ये सजेशन दिया, ये सुझाव दिया कि सेलियंस नेटवर्क तब ज्यादा सक्रिय होता है, तब एक्टिव होता है जब कहीं कोई व्यवहारिक परिवर्तन होना हो। कोई व्यवहारिक परिवर्तन हम जब करते हैं तब ये नेटवर्क एक्टिव होता है, और ये बाकी नेटवर्क जो है ब्रेन में उनकी गतिविधियों को भी प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए, अगर सेलियंस नेटवर्क सही से कार्य नहीं कर रहा है तो ब्रेन का जो डिफॉल्ट नेटवर्क है उसमें बहुत ज्यादा गतिविधि दिखाई देगी, जिससे कि आपका ध्यान भटकेगा, आपके अवधान में समस्या आएगी। इसी तरह प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स भी ब्रेन के कई सारे नेटवर्क्स में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, खासकर वो जो कि भावनात्मक व्यवहार से जुड़े हुए हों। वेंट्रोमीडियल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स खास भूमिका निभाता है इन नेटवर्क्स में, और अगर कोई मूड डिसऑर्डर व्यक्ति को हो रहा है, जैसे डिप्रेशन है, हाइपोमेनिया है, मेनिया है, इस तरह के मूड डिसऑर्डर अगर व्यक्ति को हो रहे हैं, तो जाहिर है कि इन्हीं सब सिस्टम्स में जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स से जुड़े हुए हैं या वेंट्रोमीडियल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स से जुड़े हुए हैं, जो सब नेटवर्क्स हैं, इनमें कहीं कुछ असामान्यता हो रही है, कुछ एबनॉर्मल एक्टिविटी हो रही है, जिसकी वजह से मूड डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। फ्रंटल लोब ब्रेन के बाकी हिस्सों से भी बहुत ज्यादा कनेक्टेड है, और इसकी वजह से ये जो कॉर्टेक्स के पिछले हिस्से हैं, जैसे पोस्टीरियर हिस्से जो भी है, पैराइटल कॉर्टेक्स हो गया, ऑक्सीपिटल कॉर्टेक्स है, इन सब पालियों से भी
काफी अच्छी तरह से जुड़ा हुआ होता है, कनेक्टेड होता है और उनके फंक्शंस को भी प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो है विजुअल परसेप्शन में, दृश्य प्रत्यक्षीकरण में, और मेंटल इमेजरी जब आप दिमाग में चीजों की कल्पना करते हैं, इन चीजों को प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स प्रभावित करता है। ये कार्य जो है ऑक्सीपिटल लोब के हैं, लेकिन उनको प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स भी काफी हद तक प्रभावित करता है। तो इतने सारे कनेक्शंस हैं फ्रंटल लोब के हिस्सों के बाकी ब्रेन के एरिया से कि ये कई सारे और फंक्शंस को भी कंट्रोल करते हैं या प्रभावित तो करते ही हैं। यहाँ डायग्राम में आप देख पा रहे हैं एक रियल ह्यूमन ब्रेन, और उसमें दिखाया हुआ है अलग अलग हिस्से, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, सेरिबेलम कहाँ पर है, और नीचे थोड़ा सा आपको ब्रेन स्टेम का भी हिस्सा दिख रहा है, जो पीछे पूंछ जैसा हिस्सा दिख पा रहा है। ये रियल ब्रेन का पिक्चर है, तस्वीर है। रियल ब्रेन बहुत ही सॉफ्ट होता है, इतना ज्यादा कि उसको हाथ में उठाने भर से ही वो डैमेज हो सकता है। तो इसलिए मतलब डॉक्टर्स या पोस्टमार्टम पे जब जो भी पोस्टमार्टम करने वाले लोग हैं, डॉक्टर्स ही होते हैं वो इसको बहुत ही केयरफुली हैंडल करते हैं। इसीलिए हमारा ब्रेन इतना सॉफ्ट है, इसके टिश्यूज इतने सॉफ्ट है, ये डैमेज ना होने पाए, इसीलिए ये हमारे ब्रेन में सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड से प्रोटेक्टेड होता है। मेनिंजीज की 3 सतहें होती हैं जो उसको प्रोटेक्ट करती हैं, और फिर फाइनली हमारा हड्डी का बना हुआ कड़ा, स्कल तो है ही इसको प्रोटेक्ट करने के लिए। थैंक यू।